नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और यह वीडियो पालकों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो निश्चित रूप से यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस वीडियो को अपने विद्यालय के सभी पालकों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो को देखकर भी और सुनकर भी नई शिक्षा नीति के बारे में समझ सके कि नई शिक्षा नीति क्या है और नई शिक्षा नीति कैसे कार्य करेगा और इसमें पालकों का क्या भूमिका होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम नई शिक्षा नीति के बारे में पूरा बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे बेसिक चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि आपको शिक्षा नीति के बारे में जानना है, नई शिक्षा नीति के बारे में, तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको समेकित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 2020 के नाम से जिसको हम जानते हैं, नई शिक्षा नीति है ना 2020, समुदाय को लाभ एवं उसकी जो भूमिका है, उनकी जो भूमिका है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधिक से अधिक आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पालकों तक जरूर इसको शेयर करिएगा। और इस वीडियो को आप जिस दिन मेगा बैठक होगा उस दिन आप इसको सुना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसको मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में हमेशा अपलोड किया जाता है जो बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फोकस। ये मुख्य रूप से किन बातों पर फोकस होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सरकार ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करते समय मुख्य फोकस क्वालिटी पर किया है ना, मतलब यहाँ पर क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। अब देखिए, जो बच्चे स्कूल जाएंगे वे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, व्यक्तित्व को निखारेंगे। दूसरा नीचे दिया है, स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, व्यावसायिक शिक्षा पर भी समान फोकस होगा। बच्चों के समग्र विकास के लिए अब आपको भी स्कूल के साथ जुड़कर काम करना होगा। मतलब यहाँ पर पालकों को कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है पालकों को भी साथ ला रहा है और पालकों से सहयोग भी लिया जाएगा और उनका मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो आपको नीचे पॉइंट दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे। 6 वर्ष की आयु में सभी बच्चे कक्षा पहली में प्रवेश ले लेने चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, उम्र के आधार पर 4.5 साल या 5 साल हुआ और क्लास 1 में भर्ती कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, कक्षा पहली में भर्ती कराना है तो उसका उम्र जो है ना 6 वर्ष होना चाहिए। 6 वर्ष की आयु में कक्षा पहली में प्रवेश ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार के जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, बालवाड़ी। अब सभी जानते हैं कि अब विद्यालय में जो बालवाड़ी को मर्ज किया जा रहा है, मतलब बालवाड़ी के बच्चे को भी अब पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष तक आते आते बच्चों का जो दिमाग है वो 90% तक विकसित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए 5 वर्ष तक आते आते उनको हमें शिक्षा भी देना है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस दौरान वे नई चीज़ें विशेषकर भाषा पर पकड़ बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है जब तुतली भाषा में बात करता है तो वो उनको बहुत चीज़ें सिखाया जा सकता है, जबकि वहाँ पर आपको पेन कलम की आवश्यकता नहीं है, केवल मौखिक भाषा के रूप में उनको हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सिखाते हैं। अगला पॉइंट है, पर अभी तक हम अंग्रेजी माध्यम में ही पीपी और केजी, PP1, PP2 या फिर केजी आदि में बच्चों को इस उम्र में पढ़ाते हैं। मतलब हम आंगनबाड़ी में केवल उनको भेजते थे, लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा पढ़ाई को फोकस नहीं किया जाता था। केवल प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार के पढ़ाने का जो प्रक्रिया था प्रारंभ हो जाता था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा प्रक्रिया नहीं था कि वहाँ पर KG1, KG2 या फिर नर्सरी क्लास हो। तो इस उम्र में बच्चों के समग्र विकास, स्वास्थ्य एवं खेल कूद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए, अब 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी के साथ मिलकर बालवाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जाने की योजना है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी के साथ साथ बालवाड़ी, और याद रखिएगा ये जो बालवाड़ी है इस बालवाड़ी में पढ़ाने का काम होगा और इसमें सहयोग करेंगे शिक्षक। तो याद रखिएगा, आंगनबाड़ी के साथ साथ ये जो बालवाड़ी को जोड़ा जा रहा है, ये देखिए बालवाड़ी को जोड़ा जा रहा है, तो इस बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाएगा उनकी मातृभाषा में, है ना। उसको कठिन नहीं किया जाएगा बल्कि बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाए जाने की योजना है।
इस दौरान कम से कम 2 घंटे बच्चों को मूलभूत चीजें सीखने को मिलेगी। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखिए, इसलिए सभी बच्चों को 3 वर्ष से ही निकट के आंगनबाड़ी में अवश्य प्रवेश दिलवाएं। ठीक है, जब वो आंगनबाड़ी में जाएगा उसके बाद वो किस में जाएगा, बालवाड़ी में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साला के लिए क्या क्या तैयारी होगा, है ना, छोटे बच्चों के लिए साला क्या क्या तैयारी कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति में कौन कौन से बिंदु हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं। साला के लिए तैयारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा पहली में बच्चों को 3 माह साला तैयारी करवाई जाएगी, मतलब साला के लिए उनको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ाई के साथ उनकी मातृभाषा के आधार पर जोड़ने का प्रयास कर रही है। आगे देखिए, आपको याद होगा जब आप स्वयं या आपका बच्चा कक्षा पहली में प्रवेश लेते समय स्कूल में छोड़ते समय रोना गाना मचाता था, मतलब बच्चा जो है, जब ये पालकों के लिए है, जैसे कोई पालक है, यदि आप पालक है इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो जब आप बच्चे को पहली बार छोड़ने जाते हैं तो बच्चा जो यहाँ पर रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब साला के लिए तैयारी के लिए 3 माह उनके साथ ऐसी रोचक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाएगा कि वे खुशी खुशी स्कूल में जाने लगे। अर्थात शुरुआत के जो 3 माह हैं उसमें बच्चों को स्कूली परिवेश में बहुत ही आनंदपूर्वक जो माहौल है उसमें वो बहुत आसानी से रुक सके, इस प्रकार का माहौल निर्मित किया जाएगा, जिससे छोटे बच्चे जब क्लास में जाएंगे, नर्सरी के बच्चे या PP1 PP2 के जो लायक के जो बच्चे, उस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत आसानी से उस स्कूल में रुक पाए, इस प्रकार का वो माहौल स्कूलों में निर्मित किया जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार क्लास में अपना होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके लिए कक्षा पहली से सभी बच्चों को एक अभ्यास पुस्तिका दी जा रही है, उस पर उनके नियमित काम करवाएं और उनके काम को शाबाशी भी दें। मतलब जब उनको हम अभ्यास कराएं तो हम उनका वो उत्साहवर्धन के लिए उनको क्या करें, पुस्तिका तो देंगे और उनको नियमित अभ्यास भी करवाएंगे। ये पालकों के लिए याद रखिए, यदि आप पालक हैं तो उनको बच्चों को जो अभ्यास पुस्तिका दिया जा रहा है उसमें आपको पालकों को सहयोग करना है, और जो अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए कहा जाएगा घर में उनको प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, घर की भाषा में शिक्षा। अब जो बालवाड़ी जो है ना, घर की भाषा मतलब मातृभाषा में शिक्षा की ओर अग्रसर, शिक्षा को प्रेरित कर रही है, मतलब अधिक से अधिक हम मातृभाषा में बात करें। आपने देखा होगा बच्चों को शुरुआती वर्षों में स्कूल की भाषा और घर की भाषा अलग होने से स्कूल में कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब घर में जैसे उनके दादा दादी हैं, उनके चाचा चाची हैं, वो घर की भाषा में बात करते हैं, सिंपल से उनकी मातृभाषा में बात करते हैं, और स्कूल में जब जाते हैं तो उनको भाषा बिल्कुल अलग लगता है, शिक्षक की भाषा बिल्कुल अलग होता है, और बच्चे अलग अलग पारा से आते हैं, अलग अलग मोहल्ले से आते हैं, तो उनकी भाषा भी कुछ अलग हो सकता है थोड़ा से। तो जब स्कूल में आता है ना तो वो उनको भाषा थोड़ा से अलग लगता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हम बात करने का तरीका सिखाते हैं, तो बच्चों को शुरुआत में कुछ अलग लगता है, इसलिए शुरुआत में उनको मातृभाषा में ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है नई शिक्षा नीति की। अगला चलते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं समझने से बच्चे साला त्यागी बन जाते हैं। अब दोनों जगह का भाषा अलग होने से वो क्या करते हैं, बच्चा फिर स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर हम उनको उनकी भाषा में ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो बच्चा जो है साला त्यागी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये सब गतिविधियों को स्कूलों में शामिल किया जा रहा है। आगे देखिए, बहुत सारी जगहों में शिक्षकों को जो भी बच्चों के घर की भाषा समझ में नहीं आती है, याद रखिए बहुत सारी जगहों में शिक्षकों जो भी बच्चों के घर की भाषा, इसका मतलब यह है कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि बच्चे घर में कौन सी भाषा बोलते हैं उनसे अनभिज्ञ रहते हैं शिक्षक जो है, तो इनके बारे में भी काम किया जाएगा, इस दिशा में भी काम किया जाएगा। ऐसे में हम सबको मिलकर शिक्षक को बच्चों की भाषा सीखने में मदद करनी चाहिए। अर्थात कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो किसी अन्य जगह से आए हों, जो उस स्कूल के उस एरिया के स्कूल के जो स्थानीय भाषा है, आसपास की स्थानीय भाषा है, उनसे वो अनभिज्ञ हो सकता है। तो हमें उस शिक्षक को उस परिवेश की भाषा को सीखने में मदद करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है, ताकि शिक्षक जो है बच्चों की भाषा में ही उनको क्या कर सके, पढ़ा सके। तो ये कुछ समस्याएं आ सकती है जिनमें हमें क्या करना है, उन शिक्षक का सहयोग करना है। शिक्षक को कुछ शब्द, वाक्य आदि का अनुवाद एवं डिक्शनरी बनाने में सहयोग देना चाहिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इस वीडियो में जो जो पॉइंट आपको लग रहा है उस वीडियो को आप बहुत आसानी से यहाँ पर रोक कर भी पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये पालकों के लिए बहुत उपयोगी है, तो इस वीडियो को पालकों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। खिलौना से सीखना। अब देखिए, अब शिक्षकों को छोटे बच्चों को सीखने में सहयोग के लिए खिलौनों का उपयोग करना है। प्रत्येक प्राथमिक शाला में एक खिलौना कॉर्नर होना चाहिए जिससे बच्चे जब चाहें खेल सकें। इसका मतलब यह है बच्चों को जो अच्छा लगे उस प्रकार के खेल गतिविधि से रिलेटेड और उस विद्यालय में, उस बालवाड़ी में एक ऐसा कॉर्नर होगा जहां पे कुछ ऐसे खिलौने होंगे जिसको देखकर बच्चे आकर्षित हो, बहुत ही आसानी से उस कोने में जाए और जिससे वो क्या कर सके, खेल सके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक कॉर्नर पर एक खिलौना होगा। अब देखिए, स्थानीय तौर पर खेले जाने वाले खिलौनों को स्वयं तैयार कर बच्चों को उपलब्ध करवाएं। मतलब स्थानीय तौर पर कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, है ना, जिनको शिक्षक बहुत आसानी से बना सकते हैं। लकड़ी का उपयोग करके, डिब्बे का उपयोग करके, गुब्बारे का उपयोग करके, कागज के टुकड़ों का उपयोग करके बहुत आसानी से स्थानीय कुछ खिलौने बनाए जा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से स्कूल में रखा जा सकता है, जिसे बच्चे देखकर बहुत आसानी से खेलेंगे। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों का भी नियमित उपयोग कर सकते हैं। अपने घर में उपलब्ध खिलौनों को स्कूल में उपलब्ध करवा देंगे। जैसे हमारे घर में कुछ खिलौने होते हैं जो घर के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं जो खिलौने होते हैं उनको नहीं खेलते हैं, तो इस प्रकार के जो खिलौने होते हैं जो आपके घर में अनयूज्ड है, अनुपयोगी है, जिनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है, किसी कचड़े जैसा पड़ा होता है, उस खिलौनों को साफ सुथरा करके, है ना, अच्छा से डेटॉल अगर पानी से धोने लायक है तो उनको अच्छा से साफ सुथरा धो करके आप उसको स्कूल में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी पालक के पास बहुत सारे खिलौने हैं जो उनके घर में अनुपयोगी है, तो उनको निकटतम जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे जाकर वो दान भी कर सकता है ताकि उनका उपयोग हो सके। तो इसके लिए आप अपने विद्यालय के शिक्षकों से बात जरूर कर लीजिएगा, पालकों से अनुरोध है। अगले पॉइंट को देखिए, शाला से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। अब इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और पढ़ भी लेना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो है नई शिक्षा नीति में ये समाहित है, और सभी बच्चों को शाला में समय पर प्रवेश एवं उन्हें कक्षा 12वीं तक नियमित बनाए रखना है ना। इस हेतु बच्चों को नियमित शाला भेजें एवं उनके लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी कारण कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है या स्कूल से बाहर हो गया है, उसकी पहचान कर उसके आयु अनुरूप कक्षा के लिए उसे तैयार कर उसको प्रवेश दिलाएं। अपने क्षेत्र को शून्य ड्रॉप आउट, अर्थात आपके जो एरिया है वहां पर कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो विद्यालय में नहीं पढ़ता हो। तो शून्य ड्रॉप आउट का मतलब है कोई भी बच्चा आपके विद्यालय आपके आसपास शाला त्यागी ना हो, ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो स्कूल न जाता हो। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि अपने क्षेत्र को शून्य ड्रॉप आउट क्षेत्र घोषित करवाते हुए आत्मगौरव महसूस करें। मतलब आपके विद्यालय में ऐसा, आपके विद्यालय के आसपास ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो स्कूल नहीं जाता हो, है ना, अर्थात प्रत्येक बच्चा आपके स्कूल में आता हो। यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे छूट रहे बच्चों के लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों में सीखने की ललक जगाकर उन्हें स्कूल समय से अतिरिक्त समय में भी सीखने के अवसर सुलभ करवाएं जाने चाहिए। अर्थात अगर बच्चा जो है उनमें सीखने की जिज्ञासा है तो स्कूल के अलावा उनको और अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है, जिससे बच्चे जो है हमेशा सीखने के लिए क्या रहें, तत्पर रहें। बच्चों को सीखने हेतु समुदाय की ओर से एक सुरक्षित स्थान एवं सीखने में सहयोग हेतु वॉलंटियर उपलब्ध करवाएं। इसका मतलब ये भी है, अगर बच्चा जो है स्कूल से चला गया, बालवाड़ी से घर आ गया, तो अगर उसके आसपास में कुछ बच्चों का समूह है तो उसे समूह में एकत्रित करके आसपास के जो बड़े बच्चे हैं जो वॉलंटियर का काम कर सकते हैं और बच्चों को खेल में ही कुछ समय, आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बिता सकता है और खेल में उनको गीत कहानी सुनवा सकता है। तो इस प्रकार के भी हमें पालकों को आसपास चौक चौराहे में ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जिनसे बहुत आसानी से हमारे पास पड़ोस के जो बच्चे हैं एक जगह इकट्ठा होकर के
और हमारे पास पड़ोस के कोई ऐसे जो लड़के या फिर लड़कियां जिन्होंने पूरा पढ़ाई कर लिया है और जो शाम को 1 घंटा देना चाहता है, आधा घंटा देना चाहता है, उनसे संपर्क करके एक वॉलंटियर बना सकते हैं। और आसपास के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको खेल खेल में इस प्रकार सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा रणनीति है नई शिक्षा नीति का। समय समय पर ऐसे विशेष कोचिंग सेंटर का अवलोकन कर बच्चों की पढ़ाई देखें। अब यहाँ पर देखिए, पीछे छूट रहे बच्चों को अतिरिक्त समय देकर सीखने में सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के हम क्या कर सकते हैं यदि हम वॉलंटियर का निर्माण करते हैं तो। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी शाला को संचालन करना है, सही तरीके से संचालन करना है, तो शाला विकास समिति है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शाला विकास समिति और शाला विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन। तो प्राथमिक मिडिल के लिए शाला विकास समिति और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए शाला विकास एवं प्रबंधन समिति का जो आप गठन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शासन के नियमानुसार सभी शालाओं में इन समितियों का गठन कर लेना है, निश्चित रूप से समय पर गठन कर लें। इन समितियों के सदस्यों को शाला संचालन के परिप्रेक्ष्य में प्रायोजित होने वाले प्रशिक्षण को ध्यान से लेने हेतु प्रेरित करें। और समय समय पर आप जानते हैं कि शाला विकास समिति का भी, एसएमसी मेंबर का भी बैठक होता है शासन की ओर से। स्कूल स्तर पर भी होता है, संकुल स्तर पर भी होता है, और जिला स्तर पर भी शाला विकास के समिति के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनका मीटिंग होता है। तो उस प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं उनको ध्यान से सुनने के लिए उनको प्रेरित करें। समिति के सदस्य शिक्षकों एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति की जांच अवश्य करें। और बार बार कहा जाता है कि शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, समिति के जो सदस्य हैं, वो स्कूल में आके उसका आकलन जरूर करें, मध्याह्न भोजन को देखें, और स्कूल के बारे में कुछ कमी है या कुछ आवश्यकता है उसके बारे में वो चर्चा जरूर करें शिक्षकों से, ताकि स्कूल जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। सीखने की गुणवत्ता की जांच के लिए सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करेंगे। शाला को आवश्यकता अनुसार विकास हेतु सहयोग देंगे एवं आगामी 3 वर्षों में शाला के विकास हेतु शाला विकास योजना तैयार करेंगे। ये पालकों को कहा जा रहा है कि आप पालक हैं और हो सकता है आप शाला विकास समिति के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, और आप चाहते हैं कि आपका विद्यालय जो है उन्नति करे, आपके शाला में विकास हो और पढ़ाई आप चाहते हैं उस तरीके से हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 3 वर्ष तक आप अपने विद्यालय में किस प्रकार का विकास चाहते हैं, उसके लिए आपको शाला विकास समिति और शिक्षकों के साथ मिलकर के क्या करना है, एक रणनीति तैयार करना है, और उस रणनीति के आधार पर आपको क्या करना है, काम करना है। तो ये बहुत ही उपयोगी है कि शाला विकास समिति पूरे गांव वाले के साथ मिल करके और इस शिक्षकों के साथ सहयोग लेकर के शाला में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे हम शाला को और क्या कर सकते हैं, विकास की ओर ले जा सकते हैं, इस पर चर्चा करें और एक रणनीति के साथ काम करें। शाला में बच्चों को सुरक्षित वातावरण के लिए स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट भी करवाएं। मतलब स्कूलों में समय समय पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर ऑडिट होता है कि यहाँ पर हमारे कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है या फिर कौन सी चीज़ों की कमी है, तो इसके लिए ऑडिट अवश्य कराएं। कई बार क्या होता है, विद्यालयों में बिजली के खंभे होते हैं, है ना, जिसमें करंट बह रहा होता है, तो बिजली के खंभे विद्यालय में ना हो, या फिर कई विद्यालयों में और बाउंड्री वाल नहीं होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सभी बच्चों में मूलभूत दक्षताओं का विकास। अब ये जो है पढ़ाई से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात से सहमत होंगे कि जब तक बेसिक चीज़ें नहीं मालूम हो तो आगे की पढ़ाई संभव नहीं है। जैसे बच्चों को गणित की बेसिक जो संक्रिया है और भाषा की जो बेसिक जानकारी है वो होना चाहिए। जब तक गिनती नहीं मालूम होगी बच्चा गुणा भाग के सवाल कैसे करेंगे, इसलिए बोल रहा था गणित की जो बेसिक जानकारी है वो बहुत जरूरी है। उनको गिनती पता हो, है ना, फिर उसके बाद हम उसको टेबल को बताएंगे, पहाड़ा याद करना सिखाएंगे, उसके बाद उसको जोड़ घटाव की संक्रिया, फिर गुणा भाग की संक्रिया की ओर उसको हम ले जाएंगे। वो भी हम क्या करते हैं, उसको ठोस वस्तु से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, संख्या की ओर ले जाते हैं। जब तक शब्द और वाक्य नहीं पढ़ सकेगा तो पुस्तक कैसे पढ़ेगा, इसलिए उसको बेसिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। उनको अक्षर पहचानने आना चाहिए, है ना, बिना मात्रा वाले अक्षर को पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मात्रा वाले अक्षर देंगे। इसलिए यह तय किया गया है कि कक्षा 3 तक की पढ़ाई का स्तर सभी बच्चों में हासिल हो, अर्थात कक्षा 3री तक आते आते बच्चा जो है जो बेसिक स्तर है उनको क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसीलिए एफएलएन जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है कि हर बच्चा को पढ़ने आना चाहिए। शुरुआती वर्षों में आपको घर पर भी बच्चों को विशेष ध्यान देना होगा, है ना। शुरुआती वर्षों में पालकों को अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना है।
उनको दिए गए अभ्यास पुस्तिकाओं पर नियमित अभ्यास करवाएं और सुधार भी करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि विद्यालय में अभ्यास पुस्तिका दिया गया है तो पालकों को ये सोचना है कि हम अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको हमें अभ्यास कराना होगा, थोड़ा बहुत हमें समय देना ही पड़ेगा। दैनिक जीवन में गणित के सवाल एवं आसपास लिखे चीज़ों को पढ़कर सुनाने का अवसर देते रहें बच्चों को। कभी हम उनको दुकान ले जा सकते हैं, कुछ सामान उनको खुद उनको सामान कितना का हुआ उनको पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, और हम उनके साथ में रहेंगे। गलती करेगा तो वहाँ पर हम उनका सहयोग कर सकते हैं। गाँव में जगह जगह प्रिंट रिच वातावरण तैयार कर उन्हें पढ़ने का अवसर देवें। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है जो कि बहुत ही जरूरी है आज के युग के अनुसार। शालाओं में पौधारोपण एवं पोषण वाटिका तैयार करना। तो निश्चित रूप से प्रत्येक शाला में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करना है। जो इस प्रकार का गठन करने के बाद वो क्या करेगा, अपने विद्यालय में पर्यावरण पर क्या करेंगे, काम करेंगे, पेड़ लगाना या फिर साफ सफाई, इसके बारे में। इको क्लब के माध्यम से आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए निरंतर हम विशेष प्रयास करें। ये पालकों के लिए कहा जा रहा है। स्कूल परिसर के अलावा आसपास के खुले जो जगह हैं वहां पर भी हमें क्या करवाना है, पौधारोपण करवाना। तो ये पालकों के लिए है कि वो ध्यान दें कि आसपास के जो परिवेश में आपको लगता है कि इस जगह पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, तो गांव की जो समिति है, गांव के जो पालक हैं, वो उस जगह पेड़ लगाने के लिए प्रयास अवश्य करें। अपने क्षेत्र को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्ति दिलवाए जाने की दिशा में सहयोग देवें। उसके बाद सभी बच्चे अपनी माताओं के साथ मिलकर एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। मतलब अभी बरसात का मौसम है तो निश्चित रूप से आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं अपने माँ के साथ मिलकर के। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को उनकी स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं से परिचित करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास एवं परंपराओं पर हर भारतीयों को गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। समुदाय को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास एवं परंपराओं से अवगत करवाएं। अर्थात समुदाय मतलब पालक। तो यहाँ पर पालकों को कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को अपने जो संस्कृति है और जो हमारे देश के जो वीर सपूत हैं उनके बारे में भी, और आपके आसपास के जो परिवेश में कौन सी कथा, कौन सी कहानी प्रचलित हैं उनके बारे में जरूर बताएं। क्योंकि हर स्थान विशेष का कोई ना कोई इतिहास, कोई ना कोई कथा जरूर होता है जिनको हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। तो गौरवशाली इतिहास के बारे में जरूर बताएं। जब तक पालक बताएगा नहीं तब तक बालक सीखेगा नहीं, फिर वो पालक अपने बालकों को कैसे बताएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जरूर बताएं। इस कार्य में समुदाय को आगे आकर स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी को हमें शेयर करना चाहिए। निश्चित रूप से अभी और आपको बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो किसी पालक को जरूर भेज दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसके बाद देखिए, मुस्कान पुस्तकालय का बेहतर उपयोग। प्रत्येक शाला में बच्चों के पढ़ने एवं उनमें पठन कौशल विकसित करने मुस्कान पुस्तकालय को सक्रिय रखना है। अब याद रखिए, यहाँ पर मुस्कान पुस्तकालय में पालक कैसे सहयोग करेगा, ध्यान दीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि हर पालक के घर में कहीं न कहीं कुछ कहानी पुस्तक या कुछ ऐसे पुस्तक होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन उस पुस्तक का उपयोग हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे पुस्तकों को आप निकटतम प्राथमिक विद्यालय है, अगर आपके पास ऐसे पुस्तक है जो प्राथमिक विद्यालय के लायक है तो प्राथमिक विद्यालय में उसको दान करें। यदि आपको लगता है कि ये मिडिल स्कूल के लायक है तो मिडिल स्कूल में दान करें, और आपको लगता है कि हाई स्कूल के लायक है तो उन स्कूलों को ये पुस्तक आप दान करें, ताकि उसको मुस्कान जो पुस्तकालय है उसमें रखा जा सके और बच्चे उनका लाभ उठा सके। तो ये पालक जो है जरूर इस पर ध्यान दें कि आपके घर में कुछ ऐसे पुस्तक हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे पुस्तकों को विद्यालय में दान जरूर करें जिनसे आपका पुस्तक का उपयोग हो सके। बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने लाने एवं उनके साथ पुस्तक पढ़ने में सहयोग जरूर करें। तो यहाँ पर पुस्तकालय का उपयोग करें और उनके साथ अगर वो पुस्तकालय से पुस्तक लाए हैं तो उनको आप पढ़ने में उनका मदद करें। तो ये पालकों का काम है। बच्चों को अखबार पढ़ने एवं अखबार के साथ आने वाली बाल पत्रिका को स्कूल में दान करें। तो निश्चित रूप से अखबार के साथ साप्ताहिक या हर पाक्षिक या फिर महीना में एक ऐसा पत्रिका जरूर आता है, तो उन पत्रिका को बच्चों के साथ खुद भी पढ़ें और जब पढ़ लें तो उसको स्कूल में जाके आप दान भी कर सकते हैं जिनके घर पत्रिका आता हो। तो स्कूल में यह देखें कि पुस्तकें बच्चों की आसान पहुंच में हो, मतलब पुस्तकों को इस प्रकार रखें कि वो बहुत आसानी से बच्चे जो उनको पकड़ सके, ले सकें।
अब देखिए यहाँ पर एक विशेष रूप से गतिविधि कराई जाती है बस्ता विहीन शनिवार, ठीक है। तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न उपयोगी कौशल भी सिखाना होगा। निश्चित रूप से बस्ता विहीन जो दिवस मनाया जाता है शनिवार को, तो उस दिन बच्चे को बस्ता विहीन अध्यापन कराया जाता है। मतलब वहाँ पर ऐसे खेल गतिविधि कराए जाते हैं जो जिसमें पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती, बस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस दिन विभिन्न कौशलों को विकसित कराया जा सकता है। कुछ आसपास के जो ऐसे कारीगर होंगे या ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने कला का, अपने कौशल का आकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको आमंत्रित करिए शनिवार को। या आप पालक हैं और आप में कुछ ऐसे गुण हैं जिनको आप स्कूल में जाके बता सकते हैं, तो आधा घंटा, 1 घंटा या जितना भी घंटा आप बताना चाहते हैं, तो पहले शिक्षक से संपर्क कर लीजिए कि इस शनिवार को आप इतना घंटा तक बच्चों को कुछ स्किल के बारे में बताने वाले हैं। तो ये पालकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके लिए स्थानीय कुशल कारीगर की सेवाएं स्कूलों में लेने हेतु सहयोग करें। ऐसा भी यहाँ पर लिखा है, मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि आसपास में कोई ऐसा कारीगर हो, ऐसा कोई कलाकार हो जिनको बुलाया जा सकता है, जो स्कूल में सेवा देना चाहता है, तो निश्चित रूप से स्कूल में सेवा दें। तो इसके लिए शनिवार का दिन जो है निर्धारित है, जो बस्ता विहीन शनिवार के रूप में है, और इसमें आपको शिक्षकों से मिलकर समय निर्धारित कर लेना है। हो सकता है 2-3 शिक्षक उसी दिन सहयोग देना चाहते हैं, इसलिए समय में आपको क्या करना है, शिक्षकों से समय लेना है। बच्चों को शनिवार के दिन बिना बस्ते के रोचक गतिविधियों के आयोजन में समर्थन देवें। बच्चों को आसपास शैक्षिक भ्रमण हेतु भी लेकर जाएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित कर उसे स्थानीय कहानियां एवं अनुभव सुनने का अवसर दें, सुनने या सुनाने का अवसर दें। तो निश्चित रूप से गांव के आसपास में आप कोई ऐसे अनुभवी हो जो कहानी अच्छा सुनाता हो, कविता अच्छा पढ़ता हो, उनको भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। अनुभव से समझ के साथ सीखना। अब हमें पुरानी रटने की पद्धति से दूर समझ के साथ सीखने के अवसर देने होंगे। तो बच्चों को आप जो रंटत पद्धति है, जो पुरानी पद्धति है, उनको हमें क्या करना है, थोड़ा से उनसे दूर हटना है और बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। बच्चे किसी चीज़ को रटने के बजाय रटने के बाद समय बीतने पर उसे भूल जाते हैं। तो हमें उसको रटना नहीं सिखाना है, बल्कि उनको समझाना है ना, ताकि वो बहुत आसानी से उनको समझ सके। पर यदि किसी चीज़ को समझ के साथ सीखने का अवसर दिया जाए तो वह ज्ञान स्थायी होता है। तो निश्चित रूप से आप उसको रटना न सिखाएं, बल्कि उनको समझाएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने के बदले समझ के साथ सीखने सिखाने पर जोर दिया गया है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। अब आते हैं यहाँ पर बच्चों का जो प्रगति पत्रक जो बनता है, प्रगति कार्ड जो बनता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के तरीके के साथ साथ जांच के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। अब उनका जो अंक सूची बनता है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो भी अलग होता है। उसमें अंकों का उल्लेख नहीं होता है ना, उसमें अलग ही प्रकार के उनके मार्क्स भरे जाते हैं ग्रेड के माध्यम से, और उसमें ये भी लिखा जाता है कि बच्चा किस फील्ड में आगे आ रहा है और किस फील्ड में उसकी सुधार की आवश्यकता है। अब केवल बच्चों की पढ़ाई की जांच नहीं होगी, वरन सभी दृष्टिकोण से आकलन होता है कि बच्चा खेल में आगे है या किस फील्ड में आगे है। ये सभी उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें अंकित होता है। बच्चों के बारे में आपको भी उसके प्रगति पत्रक में लिखना होगा। और पालकों के लिए भी एक कॉलम है, प्रगति पत्रक जो आपने देखे होंगे पिछले साल का, उसमें पालकों के लिए भी एक कॉलम है जिसको शिक्षक और पालक मिल करके उस बच्चे के जो प्रगति पत्रक है उसमें नोट करेंगे। तो समग्र प्रगति कार्ड जो है उसमें बच्चों का जो अंकन होगा पालकों के ओर से, वो शिक्षकों के साथ सहयोग करके उसमें अंकित करेंगे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के प्रगति पत्र में उनके साथी द्वारा भी उसकी अपनी राय लिखने का अवसर मिलेगा, मतलब उनके साथी द्वारा भी उनका राय लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को अगर पूरा सुना है तो आपको शिक्षा नीति से संबंधित और पालकों के कौन कौन से योगदान हैं वो आपको समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक समुदाय को जोड़ना है, और समुदाय को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, पालकों को आगे आना है, माताओं को आगे आना है। जिनके छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं या आंगनबाड़ी में जाते हैं, बालवाड़ी में फिर जाएंगे, तो निश्चित रूप से बालवाड़ी अच्छा कब बनेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर आप बालवाड़ी को चाहते हैं कि बालवाड़ी जो है बहुत अच्छा बने, और बालवाड़ी में खेल गतिविधियों के माध्यम से आपके आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ पे अधिक से अधिक बच्चे आएँ, अधिक से अधिक बच्चे उस बालवाड़ी में जाएं, तो आपको प्रयास करना होगा कि आपको अधिक से अधिक ऐसी खेल गतिविधि, ऐसे खेल खिलौने दान करने होंगे विद्यालयों को, ऐसे कहानी बुक दान करने होंगे जिनका आपके ही गांव का
जो आंगनबाड़ी होगा, जो बालवाड़ी होगा, वहां पर, चूंकि अब बालवाड़ी, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी दो अलग अलग चीजें आपने सुन रखा होगा, तो बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया जाएगा, वहीं से उनको बेसिक तरीके से क्या किया जाएगा, पढ़ाने की ओर ले जाया जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि 90% जो मस्तिष्क का विकास होता है छोटे उम्र में हो जाता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा हम उसको खेल गतिविधियों के माध्यम से, और वो भी उसको स्थानीय भाषा में, उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे। तो निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है और आपको लगता है कि इस वीडियो को उस पालक को भेजना है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक पालक तक जरूर भेज दीजिएगा, ताकि सभी पालक इस वीडियो को सुने, है ना, सुनकर भी बहुत आसानी से वो समझ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।